हेलो, आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। मैं हूं नेहा, आपको सुना रही हूं एक रोमांटिक स्टोरी। कुछ कारणों से आज रात उसका अपने इमोशंस पर कोई कंट्रोल नहीं था। पहले अगर उसका मूड खराब भी होता था तब भी वो हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को हैंडल करते टाइम अपने आप को शांत कर लेता था। पर अभी उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था खुद पर। उसका फोन बजा। मानव ने फोन उठाया और फोन पर मोहन ने जल्दबाजी से कहा, डैडी क्या हुआ? डैडी मेरे सीने में फिर से दर्द हो रहा है। मुझे कल एक सपना दिखा जिसमें मुझे मम्मी दिखी थी। वो ब्लैक कार अचानक से रुक गई थी। कार के विंडो को नीचे करते हुए मानव ने कहा, क्या मम्मी? शिखा? नहीं, वो मम्मी नहीं। मैंने एक सुंदर सी लेडी को देखा जो किसी का नाम ले रही थी, पर वो मेरा नाम नहीं था। मैं श्योर भी नहीं हूँ। जब मैंने वो सपना देखा तब से मुझे अच्छा लगने लगा। वो बहुत सुंदर थी। वो थोड़ी देर के लिए शांत हुआ और फिर से बोलने लगा, मुझे यहाँ जो मम्मी है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो बहुत गुस्सा करती है मुझ पर। मोहन को ये मम्मी अच्छी नहीं लगती है। डैडी, मैं ये वाली मम्मी को यहाँ नहीं रखना चाहता। मुझे वो वाली मम्मी चाहिए जो कल रात मेरे सपने में आई थी। फोन पर बात कर रहा मानव भी हमेशा से यही चाहता था। मानव के चेहरे पर चिड़चिड़ापन दिख रहा था। उसकी आवाज शांत थी, पर बेटा तुम अच्छे बच्चे बनकर रहो। मोहन, डैडी रास्ते में हैं और घर ही आ रहे हैं। ठीक है डैडी, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। मोहन ने अपना मुंह बंद कर लिया। क्या लोगों के बीच सच में टेलीपैथी हो सकती है? डॉक्टर ने कहा क्योंकि मोहन का एक जुड़वा भाई था, इसीलिए उसके भाई के साथ उसकी टेलीपैथी कनेक्शन है। पर जब उस लड़की ने दोनों बच्चों को जन्म दिया था, पैदा होते ही दूसरे बच्चे की सांस नहीं चल रही थी। डिलीवरी के बाद उसने लोगों को उस बच्चे का मरा हुआ शरीर लेने के लिए हॉस्पिटल भेजा था ताकि वो उसका सभी रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार कर सके। लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ ने कह दिया था कि उन्होंने ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। उसे उस बच्चे को खो देने का बहुत दुख था, पर जब से मोहन चीजों को याद रखने लगा था, वो यही बताता था कि उसे अपना भाई भी सपने में दिखता है। उसने कहा उसका छोटा भाई उसी की तरह दिखता है। उसने कहा अगर मैं खुद को मिरर में देखूं तो मुझे मेरे भाई का चेहरा ही दिखता है। मानव को पहले जुड़वा बच्चों के बीच टेलीपैथी की बात नॉनसेंस लगती थी, पर एक बार जब मोहन को बहुत तेज बुखार आया था और फैमिली डॉक्टर ने उसे आईवी ड्रिप पर रखा था, तो वो आधी बेहोशी की हालत में मम्मी मम्मी बोल रहा था। मोहन जोर जोर से रोने लगा। शिखा उसे गले लगाना चाहती थी, पर वो रोने लगा और उसके पास नहीं गया। वो रो रो कर यही कहने लगा, मोहन का छोटा भाई भी है, मेरा छोटा भाई बीमार है। वो बच्चा तो मर चुका था, फिर उसका भाई कहां से आया? बच्चा होने के कारण कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा था। मोहन ने धीरे धीरे अपने सपने के बारे में बताना बंद कर दिया और उसके बाद से वो शिखा से और दूर हो गया था। अगला दिन नॉर्मल दिनों की तरह शांति से भरा था। अगले दिन दोपहर में एक इंसिडेंट से यशिका ने अपनी जॉब खो दी। यशिका लंच ब्रेक के बाद अपने डिपार्टमेंट का जब एक प्रपोजल पास करने ही वाली थी, जैसे ही वो बाहर निकली, कुछ गुंडे अंदर आ गए और सिक्योरिटी गार्ड को बुरी तरह पीटने लगे। लोग अंदर आए और तोड़ फोड़ करने लगे और जोर जोर से उसका नाम पुकारने लगे। उनके आने से ऑफिस में सभी लोग बहुत डर गए थे। सभी लोग कॉर्नर में जमा हो गए और अफवाहें थी कि ये लोग गली में घूमने वाले गुंडे थे जिनके पीछे बहुत पावरफुल लोग थे। क्या इन गुंडे लोगों को भड़काने में यशिका का कोई हाथ था? जब यशिका डिपार्टमेंट हेड से मिलकर बाहर आई, वो ये सब देखकर चौंक गई। जैसे ही उन गुंडों ने यशिका को देखा, वो उसे पहचान गए, उसके पास गए और उसका हाथ खींचकर ऑफिस से बाहर ले गए। उनमें से एक जो था उनका लीडर जैसा लग रहा था। उसने यशिका के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा क्योंकि वो उसकी बहन से बहुत तंग हो गया था। उसने यशिका को डरा कर पूछा, तुम ही उसकी बहन हो ना? यशिका चौंक गई। उसने उन लोगों को ध्यान से देखा और फिर वो समझ गई कि वो लोग किरण की ही बात कर रहे होंगे। यशिका, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बहन ने मुझसे कितना उधार ले रखा है? उसने च्युइंगम चबाते हुए कहा और कुछ देर यशिका को ऊपर से नीचे तक देखता रहा। यशिका चुपचाप ही रही। जल्दी से सब कुछ समझ गई। उसने मन में किरण का नाम लिया। ओह, तो बाहर मौज मस्ती करते हुए उसने बहुत उधार कर लिया था। उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अब भी उतनी अच्छी नहीं थी, इसीलिए उसके पास उधार चुकाने के लिए कोई पैसे नहीं थे। जब वो उधार नहीं चुका पाई तो उसने यशिका के बारे में सोचा और उन गुंडों को उसकी कंपनी का एड्रेस दे दिया। यशिका अंदर से उदास महसूस कर रही थी। इससे डरकर कि काम पर उसके पापा को ये सुनकर धक्का लगेगा, उसने उसकी कंपनी का एड्रेस दिया, पर उसने कभी ये नहीं सोचा था कि ये बिन बुलाए मेहमान उसके साथ ऐसा करेंगे। हालांकि वो गुंडों को पैसे नहीं देना चाह रही थी, उसे भी हमेशा से पैसों की तंगी में ही जीना पड़ा था। अगर वो किरण के लिए उधार को चुका देती तो उसके पास ऋषु के अगले सेमेस्टर की फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। उसे चुप देखकर उनके लीडर को बहुत गुस्सा आया। उसने यशिका की शर्ट की कॉलर को पकड़ लिया और उसे कहने लगा, क्या तुम गूंगी हो? तुम्हें बोलना नहीं आता क्या? क्या तुम कुछ बोलोगी? क्या तुम पैसे चुका पाओगी? नहीं चुका पाओगी? बहुत से गुंडे उसे घूर घूर कर देख रहे थे।
ठीक है, अगर तुम पैसे नहीं दे सकती हो तो हमारे साथ चलो। तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो हमें पैसे वसूलने के और भी कई तरीके आते हैं। लड़की, तुम सुंदर दिखती हो, क्या हमारे साथ खेलने में इंटरेस्टेड हो? उनमें से कुछ जोर जोर से हंसने लगे। उनकी आंखों में गंदे इरादे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। यशिका उन्हें गुस्से से देखते हुए कहने लगी, थोड़ी तमीज से बात करो। हा हा हा, ये लड़की तो एटीट्यूड दिखा रही है। उस गुंडे ने आगे बढ़कर यशिका को फिर से एक थप्पड़ मार दिया। तुम इतनी हिंसक क्यों हो रही हो? क्या कारण है कि तुमने इतना उधार लिया पर लौटा नहीं रही हो? यशिका पीछे मुड़ी और पॉकेट में अपना फोन ढूंढने लगी। कुछ गुंडों ने उसे फोन निकालते देख लिया था। लीडर ने उसकी कलाई को जोर से पकड़ा और फोन को जमीन पर ही पटक दिया। एक बार नीचे गिरते ही फोन के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसकी आंखों में गुस्सा था। पुलिस को फोन कर रही हो, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, उस गुंडे ने उससे कहा। फिर उसने यशिका को ग्राउंड पर धक्का देकर गिरा दिया और उसके कंधे को जोर से लात मार दी। अब मैं तुम्हें पुलिस को फोन करने दूंगा। बॉस, उस लड़की किरण ने कहा था कि इसका एक बच्चा भी है। वो कौन सी किंडरगार्टन में पढ़ता है? यशिका जल्दी से खड़ी हो गई और कहने लगी, रिशु को कुछ मत करना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। अपने डिपार्टमेंट वापस जाकर अपने कांपते हुए हाथों से वो जल्दी से एटीएम कार्ड लेकर आती है। उसकी आंखें लाल हो गई थी गुस्से से। एटीएम कार्ड लाने के बाद वो जल्दी से पास के ही एटीएम में जाकर कुछ 1000 रुपए निकालती है और किरण का सारा कर्ज चुका देती है। वो गुंडे पैसे गिनते हैं और खतरनाक तरीके से उसे देखते हैं। कुछ भी मुश्किल खड़ी किए बिना वो लोग वहां से चले जाते हैं। कंपनी के अंदर आते ही मैनेजर यशिका को अपने ऑफिस में बुलाता है और कंपनी में इतना तोड़फोड़ और नुकसान होने की वजह से उसे कंपनी से निकाल देता है। वो उससे कंपनी की सारी चीजें लौटाने के लिए कहता है और जल्दी से जल्दी कंपनी से बाहर निकल जाने के लिए कहता है। पहले उन खतरनाक गुंडों का सामना करते हुए भी वो शांत रही, पर अभी अपनी जॉब को खो देने के डर से उसकी आंखें लाल हो गई। उसे किसी और चीज की चिंता नहीं हो रही थी। उसने मैनेजर से रिक्वेस्ट की कि वो उसे जॉब से ना निकाले, क्योंकि साथ में उसे रिशु की भी देखभाल करनी थी। वो जॉब नहीं गवा सकती थी। अगर उसकी जॉब चली जाती तो उनका खर्चा कैसे चलता? रवि की फैमिली को अभी भी कंपनी का बहुत कर्ज चुकाना था और रिशु अभी छोटा था, इसीलिए उसे पैसों की जरूरत थी। उसके किंडरगार्टन स्कूल की फीस भी बहुत ज्यादा थी। इसके साथ साथ उसके खाने पीने के भी बहुत खर्च थे। उसके खर्च के पैसे उस जॉब पर ही टिके थे। उसे इतनी रिक्वेस्ट करते देख मैनेजर सोच में पड़ गया। यशिका डिपार्टमेंट में अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रही थी और आईटी डिपार्टमेंट में वो अकेली फीमेल वर्कर थी। उसके काम करने का तरीका मेल कलीग से कहीं कम नहीं था। वो मेहनती थी और अपना काम पूरी लगन से करती थी। हालांकि इस इंसिडेंट के बाद कंपनी के हेड नाराज हो गए थे और उसे कंपनी से निकाल रहे थे। मैनेजर इसके बीच में कुछ नहीं बोल सकता था। उसे कुछ बोलने का कोई अधिकार ही नहीं था। इसीलिए यशिका की इतनी रिक्वेस्ट पर भी रिजल्ट वही का वही रहा। उसे काम से निकाल दिया गया। उसने अपना सामान पैक किया और कंपनी से चली गई। उसके जाने के बारे में बाकी वर्कर्स को भी पता चला। इससे कुछ खुश थे तो कुछ दुखी। अपने काम को बहुत अच्छे से करने के कारण और सुंदर दिखने के कारण डिपार्टमेंट के हेड हमेशा उसे फेवर करते थे। उसका एनुअल बोनस भी उनसे ज्यादा होता था। इसीलिए उसके जाने से कंपनी में बहुत से लोग खुश हो रहे थे। इससे उनका एक कॉम्पिटिटर कम हो गया था। कंपनी के कुछ लोगों से यशिका के अच्छे रिलेशंस थे। उसके जाने की बात सुनकर वो लोग दुखी हो गए और उसके जाने से पहले उससे बात करने लगे। कंपनी छोड़ने के बाद रोड पर चलते समय यशिका बहुत निराश दिख रही थी। उसका दिल बहुत सी मुश्किलों के बोझ तले दबा हुआ था। वो रोड पर ऐसे चल रही थी कि उसने रेड लाइट भी नोटिस नहीं की और उस तेजी से आ रही स्पोर्ट्स कार का भी हॉर्न उसे सुनाई नहीं दिया। जब उसे जोर से ब्रेक लगने की आवाज आई तब वो अपने होश में वापस आई, पर तब तक काफी लेट हो गया था। वो तेजी से चल रही स्पोर्ट्स कार उसके पास से गुजरते हुए थोड़ी दूर जाकर टकरा जाती है। इस धक्के से यशिका जमीन पर गिर जाती है। उसके गिरने के कारण उसके घुटने में बहुत ज्यादा चोट आ गई थी और उसे बहुत दर्द होने लगा था। वो डॉक्यूमेंट्स जो उसने अपने हाथ में पकड़े थे अब जमीन पर बिखरे पड़े थे। यशिका धीरे से ऊपर देखती है। वो देखती है कि शानदार शेप की एक बहुत ही एक्सपेंसिव मर्सिडीज कार खड़ी थी। वो कार सारे एंगल से बहुत शानदार थी। इस कार का डिस्क्रिप्शन उसने एक मैगजीन में देखा था। उसने ये भी सुना था कि इस कार के लिमिटेड एडिशन ही थे। पूरी दुनिया में ऐसी सिर्फ 3 कार ही थी। वो एक बार फिर से अपने घुटनों को देख रही थी, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। कार और उसकी स्कर्ट के बीच फ्रिक्शन के कारण उसकी स्कर्ट फट गई थी। उसके घुटनों पर बहुत ज्यादा चोट आई थी, जिससे खून भी बह रहा था इस वक्त। उसके बाद क्या हुआ जानेंगे आगे पॉकेट एफएम पर।